अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रेडियो दक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ राह गैर बाय मरियम रहीम का 13th एपिसोड लेकर। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। आज सफ़ेद इमारत में माहौल कुछ हैबतनाक दिखाई दे रहा था। वजह कुछ देर पहले मौसूल होने वाली SHO की कॉल थी, जिसने सबका सुकून कुछ लम्हे के लिए ही सही मगर बर्बाद कर दिया था। कमरे में कुल 4 नफ्स थे, हादी, सिराज, बॉस और वो जो उन सब की गुज़िश्ता कई सालों से मलका थी। उन सब की नज़रें उसी पर थी जिसके चेहरे पर गुस्से भरे तासुरात थे। बॉस सोफे के हत्थे पर कोहनी टिकाए हुए मुट्ठी लबों से लगाए हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो बड़ी बेदर्दी से उनकी बात रद्द कर रही थी। आपको समझ जाना चाहिए, अब हमें उसकी ज़िंदगी तमाम कर देनी चाहिए। वो सफाक अंदाज अपनाए हुए बॉस को देख रही थी। हाथ जोर से मुट्ठी में भींचे अपने इश्तियाल को कम करने की कोशिश करने लगी, जो बढ़ता ही जा रहा था। बॉस ने गहरी सांस भरी, लबों से मुट्ठी हटाई और काटदार नजरों से उसे देखे गए। तुम्हें भी समझ जाना चाहिए, उसकी मौत से हम पर और हमारे कारोबार पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। बहुत मुश्किलों से मैंने उस कारोबार को खड़ा किया है। तुम्हारी जल्दबाजी की बदौलत मैं उसे गंवा नहीं सकता। लहजा आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगा। उनके साथ फासले पर बैठे सिराज ने उन्हें ज्यादा जज्बाती होने से रोका। फॉक्सी को उनकी बात पसंद नहीं आई थी। पिछले दिनों तुम जो जो करती आ रही हो सब उसके सामने है। वो कोई आम पुलिस अफसर नहीं है जिसे 2-4 पैसा खिलाकर खामोश करवा दें। वो अरबाज अलवी का बेटा है, काम भी उसी की तरह करता होगा। सिराज ने इस बात में सर हिलाते फॉक्सी को देखा, जो अब दाएं बाएं चल रही थी अपना गुस्सा कम करने की गर्ज से। आज एक बार फिर वो इंसान सब कुछ बर्बाद करने पर तुला हुआ था। बॉस की बात एकदम दुरुस्त है, हमें हर कदम फूंक फूंक कर जमाना होगा। फॉक्सी रुकी और उन तीनों को देखते कहा, फॉक्सी हमेशा अपनी मर्जी करती आई है और आज भी अपनी ही मर्जी करेगी। बॉस अपनी जगह से उठे और उसके सामने खड़े हुए आंखों में सर तासुर लिए हुए वो उसे घूरने लगे। तुम मुझे मजबूर कर रही हो वो सब दोबारा दोहराने के लिए जो मैंने कई साल कबल तुम्हारे साथ किया था। फॉक्सी के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट रहेंगी। उसके अलावा आता भी क्या है, आपको तो मासूम लोगों पर तशद्दुद करना बहुत पसंद है। बॉस की आंखें एकदम ही सुर्ख हुईं। इससे कबल वो कोई रद्द अमल जाहिर करते, इस पूरी बहस में हादी ने भी बोलने की पहल की। मैडम अपनी जगह दुरुस्त हैं, वो जो कह रही हैं वो भी दुरुस्त है, मगर सिराज उसकी बात पर हैरान नजरों से उसे देखे गए। उन नजरों में तंबी भी थी, मगर हादी नजरअंदाज किए हुए बॉस और फॉक्सी को देखने लगा, जो आमने सामने खड़े थे। फॉक्सी के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी, आंखों में कुछ परखने वाला तासुर था, जबकि बॉस खामोशी से उसकी बात सुनने लगे। उन्हें कल का आया हुआ लड़का नापसंद था, मगर मजबूरी थी कुछ जिसकी वजह से वो चुप थे। हादी ने फॉक्सी को देखा, फिर सर झुका दिया। मुझे नहीं लगता हमें उसे मारने में जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है उसका कोई कारिंदा हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। सर उठाया और सबको देखा। वो तीनों समझ गए कि हादी किसका नाम लेने वाला है। मैं समी की बात कर रहा हूँ। उसकी सियाह आंखों में चमक थी, लबों पर मुस्कान सजाए वो कहने लगा, समी इतना दूध का धुला नहीं जितना लगता है। उस दिन उसने उस लड़की को बचाकर साबित कर दिया था कि वो उनके साथ मुलविस है, लेकिन वो ये सब करके अपनी ही जान जोखिम में क्यों डालेगा। बोलने वाली आवाज सिराज की थी। हादी ने मुस्कुराहट से लबरेज लहजे में कहा, शायद वो अपना अमालनामा सुधारने के लिए कर रहा हो, और हो सकता है वो इस कत्ल का एतराफ भी कर चुका हो, मगर ये बस मेरी कयासारियां हैं और कुछ नहीं। सांस भरी, फिर दोबारा किसी अक्लमंद इंसान की तरह बात उन तीनों के गोशे गुजार की। सो बैक टू दी पॉइंट, हमें मैडम की बात पर अमल करके ताबिश को मारना होगा, मगर अभी नहीं, क्योंकि अभी उस सब का वक्त नहीं। हमें किसी दुरुस्त वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। आखिरी बात फॉक्सी की आंखों में देखते कही। फॉक्सी ने सीने पर हाथ बांधा, आबरू सीधे करते कदम उसकी तरफ बढ़ाए। और बकौल तुम्हारे वो दुरुस्त वक्त कब होगा ये भी बता दो। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसकी ताब न लाते हुए हादी ने नजरें घुमा दी। वो कभी भी हो सकता है, चाहे 1 महीने बाद, 5 महीने बाद या फिर साल बाद। फॉक्सी उसकी बात पर मुत्तफिक हुई, लबों से गहरी सांस खारिज की। चलो ठीक है, तुम्हारी बात पर अमल करके देख लेते हैं, लेकिन उंगली उठाकर उसे बावर करवाया, अगर मुझे कभी ऐसा महसूस हुआ कि खेल अब मेरे हाथों से निकल रहा है, तो मैं देर नहीं करूंगी उसकी जान लेने में। हादी ने इस बात में सर हिलाया तो वह सबको घोरती हुई अपने कमरे में गुम हो गई। उसके जाने के बाद बॉस हादी से मुखातिब हुए, तुमने इस बात को हकीकत में ढालना है कि उस पुलिस वाले को अभी कुछ ना हो सके, समझे। मुझे वो फिलहाल जिंदा चाहिए। अपनी बात मुकम्मल करके वो भी यहाँ से चले गए। अब लाउंज में बस वो दोनों बाप बेटा ही रहे।
सिराज सोफे से उठे और उसके सामने खड़े हुए। हादी खामोशी से उन्हें देखे गया। खबरदार, जो तुमने मेरे हुक्म के बगैर बाप या बेटी को कोई काम किया हो, समझे? हादी उनकी बात पर कहका लगाते हुए सोफे पर किसी बादशाह के शान से बैठा था। मैं भी आपका ही बेटा हूँ। जिस काम से मुझे रोकेंगे वही काम जोरों शोर से करूंगा। आंखों में एक खास किस्म का चैलेंज था। सिराज ने लब पेवस्त किए और धीमी आवाज में गर्जे, तुमने अगर मेरा काम बिगाड़ने की कोशिश की तो अपने हाथों से तुम्हारा गला काटूंगा। उंगली उठाए गुस्से से उसकी तरफ आए। हादी मुस्कुराया, शौक से काटिएगा बाबा जान, एक हर्फ भी नहीं कहूंगा, लेकिन एक शर्त पर। आप मुझे अपने उस घिनौने खेल में शरीकदार बनाएंगे तब। और अगर मेरी ऑफर को रद्द करने की कोशिश की तो आप अच्छे से जानते हैं अपने लखते जिगर को। दोनों बाप बेटी की तरह वो भी उस लाउंज से चला गया। पीछे खड़े सिराज बस गहरी सोचों में गुम रहे। 5 माह बाद सूरज तुलू होते कई गुरूब होते वक्त अपनी तेजी के साथ भाग रहा था, क्योंकि उसका तो काम ही यही है। वो पहले किसी के लिए रुका है जो अब रुकता नहीं। वक्त ने हमेशा अपनी ही की है और अपनी ही करता आएगा। ना वो रुका है ना कभी रुकेगा। इसी तरह फजर के साथ जिंदगी ने जो भी किया उसको बीते 5 माह का अरसा होने लगा था। सिया आसमान ने जमीन पर रहने वालों को बारिश की पानी से नहला दिया था। माहौल में हल्की सी नमी छाई हुई थी। ऐसे में मौसम को मद्देनजर रखते हुए वो दोनों छतरी तले रामिस की कब्र के करीब खड़े थे। फजर रिहाब सेंटर से रिहाई पाते ही कब्रिस्तान आई थी। पहले की बनिस्बत आज चेहरा थोड़ा भला मालूम हो रहा था। शहद आंखों के नीचे सिया हल्के भी कम थे। चाल ढाल में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। आंखों में आंसू लिए वो रामिस की कब्र पर हाथ फेरने लगी। कई सारे ऐसे मनाजरात थे जो उसकी आंखों से गुजरने लगे। आयरा ने उसकी तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। फजर ने उसका हाथ थामा और दबदबाई हुई आंखों से कब्र को देखा। आज मेरे बेटे को मुझसे जुदा हुए 5 महीने गुजर गए हैं, पता ही नहीं चला। मैं जो दावा करती थी अपने बेटे के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, कितनी गलत थी। आज 5 महीने गुजार आई, वो भी ऊपर बैठा हुआ हंसता होगा मुझ पर। आयरा ने उसके कंधे पर दबाव बढ़ाया। फजर ने ऊपरी लब को निचले लब से दबाकर आंसू रोकने की कोशिश की, मगर ये उसके बस में ना था, क्योंकि गम ही ऐसा था जिस पर सब्र करना बड़ा दुश्वार गुजार हो रहा था। आपके इस तरह रोने से वो नाराज भी हो सकता है, आयरा के बजाय किसी और ने कहा। दोनों ने आवाज के ताकुब में देखा तो सामने से ताबिश बरसाती रंग के शर्ट के साथ स्याह पैंट पहने आ रहा था। आयरा सीधी हुई और फजर आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आई और खुश असलूबी से सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप ताबिश सर? आयरा भी दोनों के साथ खड़ी हुई। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं फजर? ताबिश ने मुस्कुरा कर कहा। फजर को उस मुस्कुराहट में कुछ खोखलापन जाहिर हुआ, मगर क्या वो जानने से कासिर थी? उसकी आंखों में भी कुछ वीरानी सी महसूस हुई, जैसे उन आंखों की रोशनी किसी ने छीन ली हो। वो भी उसी के अंदाज में संभल कर मुस्कुराने लगी। मैं भी ठीक हूँ। उनके बीच तवील खामोशी का दौरानिया बुलंदियों को छूने लगा। तभी आयरा ने उनकी तवज्जो अपनी जानिब मरकूज करवाई। सारा वक्त हम यहीं खड़े रहेंगे, जाना नहीं है क्या? लहजे में हैरानी थी। ओह हाँ चलो। फजर ने उसकी जानिब देखा। वो तीनों एक कदम की दूरी पर साथ साथ थे। तभी ताबिश के जहन में एक सवाल कुंदा था। तो कैसे रहे आपके ये 5 माह? फजर ने आसूदगी से अपनाए चलते हुए कहा, कम अज कम उन दिनों से 1000 गुना बेहतर ही थे। उसकी आवाज में उदासी छाई थी। आयरा ने उसकी तरफ तरहम नजरों से देखा। फजर की उस मुख्तसर सी बात पर उसकी आंखों के सामने वो सब कुछ रेल की मानिंद भागने लगा था। उसने सर झटका और उनकी बातों की तरफ मुतवज्जो हुई। आपने हिम्मत की, ये एक खुश आइंद बात है, वरना कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो हार मान जाती हैं और खुद को दुश्मनों के रहमो करम पर छोड़ देती हैं। मुझे लगता है उन लड़कियों को आपसे कुछ सीखना चाहिए। मैं तो आपका मदा हो गया हूँ फजर। अपनी बात पर ही ताबिश धीमा हंसा। फजर ने बस मुस्कुराने पर इक्तफा किया। जब आपके अंदर हालात से लड़ने की हिम्मत पैदा हो जाए तो सब बेहतर हो जाता है। आप सब कुछ खुद ब खुद सीख जाते हैं। मेरी नज़र में जो भी हुआ उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। मैंने खुद को बदल दिया है। अब मैं वो पुरानी फजर नहीं रही जो लोगों के खौफ से डर कर बैठ जाया करती थी। अब मैं वो फजर बन गई हूँ जो कभी किसी से नहीं डरेगी, वो जो हमेशा खुद की हिफाजत करेगी बगैर किसी सहारे के। ताबिश ने उसकी बात पर बस अस्पात में सर हिलाया। यही आपके लिए बेहतर है फजर, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगी तो लोग आपको वैसे ही नुकसान पहुंचाएंगे। आयरा खामोशी से उसे देखे गई।
फजर खामोश हो चुकी थी, लेकिन एक ख्याल बार बार उसके जहन में पनप रहा था। वो उसे जबान पर लाने से डर रही थी, पर लेकिन उसे उन लफ्ज़ों को जबान पर हर हाल में लाना था। आखिरकार वो अल्फाज जबान पर उजागर हो ही गए। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। आयरा और ताबिश दोनों हैरान कुन नज़रों से देखने लगे। तुम मेरे साथ जा रही हो मेरे घर पर फजर? अपनी बात के इख्तिताम पर आयरा ने ताबिश की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अब भी हैरानी का अंसर था। ये मुमकिन नहीं आयरा, खुदा के लिए मेरी बात को समझो। उसके लहजे में मिन्नत थी, आंखों में नमी लिए उसने ताबिश की तरफ मदद तलब नजरों से देखा। ताबिश ने एक गहरी सांस बाहर को खारिज की। जाने दो आयरा, हो सकता है उन्हें अपना घर याद आ रहा हो। आयरा ने ताबिश की तरफ देखा। पर हम इसे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? वहाँ इसके बाबा भी हो सकते हैं। उन्होंने दोबारा कुछ गलत करने की कोशिश की तो? आयरा के दिल में जो सवाल उभर रहे थे वो अब उसकी जबान पर थे। फजर उसके सामने खड़ी हुई और उसकी हेजल ग्रीन आंखों में देखते हुए कहने लगी, मैंने अभी कहा ना कि मैंने खुद को बदल लिया है। बाबा से अब मैं नहीं डरती, मुझे उनसे मुकाबला करना आ गया है। आयरा ने कुछ पल को रुक कर सोचा, वो कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी थी। उसे उस फजर में और पहले वाली फजर में वाज़ेह फ़र्क नजर आया। उसने फजर की आंखों में देखा और फिर खामोशी से उसके गले लग गई। ताबिश चुपचाप ये मंजर देखता रहा। आयरा उसका हाथ थामे उसका पर्स कंधे पर टिकाए हुए साथ साथ थी। हेजल ग्रीन आंखों में अब के इत्मीनान था। ताबिश सियाह करोला का बैग डोर खोले हुए फजर का सामान रख रहा था। कुछ ही कदम लेने के बाद आयरा ने फजर को फ्रंट सीट पर बिठाया और पर्स उसे पकड़ाते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। फजर उसके अमल पर हैरान हुई थी। तभी उसे अपने बराबर में मखसूस जाने पहचाने क्लोन की खुशबू महसूस हुई। निगाहों का रुख उस तरफ किया तो वो हड़बड़ाई। वो सुरमई आदि आस्तीनों वाली शर्ट के साथ पैंट पहने हुए मुस्कुराकर उसकी आंखों में देख रहा था। फजर ने उससे नजरें चुराकर गाड़ी की पिछली सीट की तरफ देखा तो वहां उसका सामान रखा नजर आया। वो आज पहली बार किसी के साथ अकेली गाड़ी में बैठी थी। आप यहाँ कब, कैसे और क्यों? ये लोग कहाँ चले गए? हाशिर उसके सवाल की फहरिस्त पर बस मुस्कुराकर देखे गया। गालों का गढ़ा वाजे हुआ। फजल ने एक नज़र उसके उस गड्ढे में देखा, फिर नजरें चुराने लगी। एकदम ही वो घबराहट का शिकार हुई, दिल की रफ्तार तेजी से बढ़ी। हाशिर उसे देखते कहने लगा, पहले किस सवाल का जवाब दूं? कुछ देर इंतजार करने के बावजूद भी फजल कुछ ना बोली तो खुद बोलने लगा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सबका दे देता हूँ। मैं यहाँ आपको लेने आया हूँ। अकेला आना चाहता था, मगर मुझे महसूस हुआ शायद मेरा यूं इस तरह आना आपको पसंद ना आए। इसलिए मैंने ताबिश और आयरा को इस प्लान में शामिल किया, जिसमें दोनों ने भरपूर साथ दिया। और मैं गाड़ी में आया हूँ, पैदल नहीं। फजर हैरानी से उसे देखे गई, उसकी आंखों में कई सवालात थे। मगर सर, आप क्यों लेने आना चाहते थे? गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। अब वो सियाह तारकोल सड़क पर सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। या शायद हाशिर ने जानबूझकर हल्की रखी थी। वो नहीं चाहता था ये सफ़र जल्द इख्तिताम पजीर हो, क्योंकि अब आप मेरी दोस्त हैं, इसीलिए। फजर कुछ देर बगैर कोई हरकत किए बैठी रही, फिर लबों पर मुस्कुराहट पैदा हुई। मगर मैंने तो नहीं कहा था कि हम दोस्त हैं। हाशिर स्टेयरिंग पर हाथ जमाए हुए अपने काम में मसरूफ रहा। आपको याद नहीं, मगर मुझे अच्छे से याद है, आप इसी तरह मुस्कुराई थी। पल भर में फजर के जहन में वही मंजर आ बसा था, जब अलविदा कहते हुए उसने कुछ अल्फाज कहे थे, क्या अब हम दोस्त हैं? गाड़ी चलाते हाशिर को देखा, तो इसका मतलब तो हाँ नहीं होता। गाड़ी ने अपनी रफ्तार पकड़ी और तारकोल सड़क पर चलने लगी। मेरे लिए तो होता है। मबहूम मुस्कुराहट लबों पर बिखरी। फजर की नज़र सड़क पर पड़ी तो हैरानी ने उसके चेहरे पर भरपूर अहाता किया। सर, मेरा घर इस रास्ते से दूर पड़ता है। पूरी आंखों में चमक उभरी, वो उस चमक से गाफिल ना था। फजर की तरफ निगाहों का जाविया किया। मुझे मालूम है, हम अभी कहीं और जा रहे हैं। फजर आंखों में सवाल लिए हुए लब खोले देखे गई। इससे कबल वो कुछ पूछती, हाशिर उसकी बात उचकते बोला, मैं आपको लंच पर लेकर जाना चाहता हूँ, क्या चलेंगी? फजर ने सर झुकाते हुए नफी में सर हिलाया। नहीं हाशिर सर, मुझे आप घर छोड़ दें, मैं घर जाना चाहती हूँ। उसके जवाब पर हाशिर का चेहरा अफसरदा हुआ, जैसे उसे तवक्को नहीं थी इसकी। आंखों में भी अफसरदगी ने अपनी जगह बनाई। माना कि ये सब कुछ आपके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, मगर आप एक बार तो चल सकती हैं। बाकी अगर आपका दिल नहीं मान रहा तो कोई बात नहीं, फिर किसी दिन सही। उससे नजरें हटाकर अब अपनी तवज्जो सामने की जानिब मबजूल की। फजर को महसूस हुआ वो नाराज हुआ है उसके इनकार पर, इसीलिए कुछ वक्त सोचा, फिर हामी भर ली। अच्छा ठीक है, चलें। हाशिर ने नजरों का जाविया बदला और कुछ लम्हे उसे देखे गया।
वो नीले फ्रॉक में इंतहाई खूबसूरत और दिल करी महसूस हुई। लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। फजर को मालूम होता कि उसके उन चंद लफ्जों की वजह से वो इतना खुश होगा तो वो कभी मना ना करती। कदम रेस्टोरेंट के दहलीज पर रखे तो फजर यखलक थी उसकी बनावट देखे हैरान हुई। सियाह सुनहरी इम्तिजाज की कुर्सियां, उनके सामने बिछी हुई लकड़ी की गोल मेज और ठीक सामने वाली दीवार पर सफ़ेद रंग से लिखी हुई एक अंग्रेजी इबारत। छत पर छोटी छोटी गोल फानूस नुमा बत्तियां जिनसे हल्की हल्की रोशनी चारों ओर फूट रही थी। बेरे सफ़ेद शर्ट के साथ सियाह वास्टकोट पहने इधर उधर हाथ में ट्रे लिए भाग रहे थे। लोगों का हुजूम न होने के बराबर था। मालूम होता था कि आज कोई नहीं आने वाला था यहाँ। इक्का दुक्का लोग थे जो बस अपनी गुफ्तगू में मगन थे। उन्हें उन दो नफ्स के आने से कोई सरोकार ना था। वो दोनों कुर्सी की तरफ बढ़े तो हाशिर ने एक कदम लेकर फजर के लिए कुर्सी खींची। फजर फरहत बख्श मुस्कुराहट लिए बैठी। उसके बैठने के बाद हाशिर भी अपनी जगह पर बैठा। उसके हाथ में डिब्बा था जिस पर सुर्ख रंग का गिफ्ट रैपर लगा था। उनके बैठते ही बेरा आया और उनकी फरमाइश पूछने लगा, जी सर एंड मैम, क्या खाना पसंद करेंगे? वो सीने पर हाथ बांधे हुए बाअदब अंदाज में खड़ा था। हाशिर ने फजर की तरफ देखते पूछा, क्या खाना चाहेंगी आप? दावत आपकी तरफ से है, मैं क्या कह सकती हूँ, आप जो मर्जी खिला दें। फजर ने जवाब दिया तो हाशिर कुछ पल सोच में पड़ा। अच्छा ऐसा है तो फिर आज मैं आपको अपना पसंदीदा चाइनीज खिलाता हूँ। हाशिर ने मेन्यू पर एक नज़र दौड़ाई। फजर उसे उस तरह खुश होते हुए देखने लगी। हाशिर ने मतलूबा खाने की पसंद किया, फिर ऑर्डर दे दिया। कुछ देर चम्मच की गूंजती आवाज़ को फरामोश किए वो दोनों खामोश रहे। फजर अपने आसपास देख रही थी जब हाशिर बोला, आपके दिन कैसे गुजरे रिहाब सेंटर में? उसके सवाल पर फजर के सामने एक बार फिर वो दिन घूमे। वो दिन तकलीफ दे ज़रूर थे मगर मेरे लिए सबक आमोज भी साबित हुए। उन दिनों में मैंने सब्र करना सीखा, अपने एहसासात पर काबू पाना सीखा, खुद को कैसे रोकना है वो सीखा, और भी बहुत कुछ था जो मैंने सीखा। हाशिर यकटक देखे गया। आसपास शोर बढ़ने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो वो दो लड़के आपस में बातें कर रहे थे। वापस से फजर की तरफ देखा। मैंने एक बार कहीं सुना था कि जो कुछ आपके साथ हो रहा होता है वो या तो कोई गहरा सबक दे जाता है या फिर आपका नुकसान कर जाता है। इस बात का सबूत आज मेरी आंखों के सामने है। आपकी नज़र में आपका नुकसान भी बहुत गहरा हुआ है मगर हालात ने सबक भी अच्छा दिया है। अब मैं चाहता हूँ आप उन सबको एक बुरा ख्वाब तस्वुर करके भुला दें। मैं चाहता हूँ आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, खुद के बारे में सोचें और खुश रहें। फजर की आंख में आंसू चमका मगर उसे बाहर आने की इजाज़त नहीं दी। नुकसान तो मेरा बहुत बड़ा है जिसका गम सारी ज़िंदगी रहेगा, और बुरा ख्वाब कभी भी इतनी आसानी से भुलाया नहीं जाता। वो हर रात आपको डराता रहता है, लेकिन अलबत्ता फिर भी मैं कोशिश करूँगी खुश रहने की, और जो मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें भी खुश रखूँगी। हाशिर उसकी बात पर दिल से मुस्कुराया। आज मुझे आपको देखकर खुशी हो रही है फजर, इसलिए क्योंकि आपने हालात का बहुत अच्छे से सामना किया है। एक बहादुर लड़की की तरह आपने वो सब बर्दाश्त किया है जो शायद हर लड़की बर्दाश्त न कर सके। फजर ने हाथ मेज पर जमाए और नजरें नीचे किए हुए कहने लगी, हिम्मत खुद करनी ही पड़ती है, कोई दूसरा आकर आपको नहीं बचा सकता। बेरा आया और उनके सामने खाना रखने लगा। उस पर दोनों खामोश रहे। फिर जब वो चला गया तो हाशिर ने एक डब्बा फजर के सामने रखा। ये मेरे लिए बहुत कीमती है, किसी की वाहिद निशानी है। वो इंसान अब मेरे पास नहीं, मुझसे बहुत दूर है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ इसे कोई कीमती इंसान पहने, इसलिए अब मैं ये आपको दे रहा हूँ। जब आपके दिल से आवाज़ आए कि इसे खोलो, तब इसे खोल कर देखिएगा। फजर ने वो अपने हाथ में पकड़ा और सवाल पूछा, और अगर मेरा दिल ना किया इसे खोलने का तो? नजरें हाशिर के चेहरे पर ही थीं। वो देख रही थी उस सवाल से चेहरा एकदम ही बुझ गया था। पहले जो आंखें चमक रही थीं अब वो वीरान थी। फिर इसे संभाल कर रख दीजिएगा, किसी ऐसी जगह जहां आपकी नज़र भी ना पड़े। फजर ने वो तोहफा उठाया और पर्स में रखने लगी। ठीक है, मैं बता दूंगी आपको। अगर कोई पूछता अल्फाजों से कभी ज़िंदगी मिली है तो हाशिर बगैर सोचे बगैर समझे बता देता कि हाँ, उन अल्फाजों से मिली है जिनकी आप ख्वाहिश किए बैठे हों। आज फजर ने भी हाशिर को नई ज़िंदगी बख्शी थी, वो ज़िंदगी जिसमें बस वो ही रहने वाली थी। वो अपने घर आई तो उसे खाली पाया। चारों तरफ खामोशी का राज था। हर तरफ मिट्टी की गड़ जमी हुई थी, जैसे उनके गुजरे वक्तों में यहाँ किसी का डेरा ना हो। फजर अपने कमरे में आई, कंधे से लटकता पर्स जुदा करते जमीन पर रखा और बत्ती जलाई तो उसकी नज़र सबसे पहले रामिस के मखसूस मेज़ पर पड़ी, जहाँ वो हमेशा बैठकर अपने स्कूल का काम किया करता था। आज उसकी कुर्सी खाली थी। फजर की आंखें अश्क बहा हुई।
वो चलते चलते उसकी तरफ आई तो उसे वहाँ रामिस बैठा नजर आया। वो इनहमाक से अपना काम कर रहा था। वो उसे छूकर महसूस करना चाहती थी। उसने सर उठाकर फजर की तरफ देखा, मुस्कुराया और उसकी आंखों में देखते हुए हवा में महलूल हो गया। फजर उसकी मेज के पास खड़ी रामिस की खुशबू और उसकी मौजूदगी महसूस करने लगी। रामिस, आप कहाँ हो? आपकी मम्मा आपको भूल नहीं पा रही। प्लीज वापस आ जाओ। वो कमरे में चारों तरफ रोते हुए नजरें दौड़ाने लगी और फिर उसकी नज़र अपने पलंग पर उस जगह पर गई थी जहाँ रामिस सोता था। वो उस तरफ बढ़ी और उसके तकिए को अपने गिर्द भींच लिया। उसके तकिए को लगाए वो हिचकियों में रोने लगी। उसे भी इख्तियार ही वो दिन याद आया जब रामिस उसकी चोट देखकर डर गया था। तब उसे लगा था कि वो मरने वाली है। वो आखिरी बार उसका चेहरा देखना चाह रही थी, लेकिन किसे मालूम था उसी के कुछ हफ्तों बाद रामिस ने उससे जुदा होना था। अगर उसे मालूम होता तो शायद वो अपने बेटे को किसी जगह छुपा देती जहाँ से मौत भी उसे तलाश ना कर पाए। लेकिन अफसोस वो ऐसा कुछ ना कर पाई थी। रामिस की याद उसके घर के हर कोने से जुड़ी हुई थी। वो जहाँ नजर करती उसे कुछ मंजर याद आते। आंसू बहाते बहाते कुछ पता ही ना चला वो कब रामिस के तकिए को अपने आप से लगाए हुए उसी की जगह पर नींदों की वादियों में डूबती चली गई। गहरी रात ने पर फैलाए रखे थे। रात के 9 बज रहे थे। फजर खाना खा चुकी थी तो अपना सामान अलमारी में सेट करने लगी थी। तभी उसकी नज़रें पर्स पर पड़ी जो आते ही उसने ज़मीन पर ही रख दिया था। उसे भी इख्तियार ही दोपहर वाला मंजर याद आया जब हाशिर का तोहफा वो कबूल करते पर्स में रख चुकी थी। अपना रुख उसकी तरफ किया। अब वो ज़मीन पर बैठी थी और उसके हाथ में वही तोहफा था। कुछ देर उसी तरह घूरती रही। उसे हाशिर के वो अल्फाज याद आए, जब आपके दिल से आवाज़ आए कि इसे खोलो तब खोल कर देखिएगा। उसे तजस्सुस हुआ आखिर क्या था इसमें। क्या वही तोहफा खोले या फिर दिल की आवाज़ का इंतज़ार करें? उसने खुद से सवाल पूछा। कुछ देर सोचती रही, फिर मजबूरन खोलने पर आमदा हुई। कागज़ फाड़कर अलग किया तो अब डब्बे का असली सफ़ेद रंग मंजरे आम पर आया। ऊपरी सतह खोली तो उसकी नज़र सामने सुरमई रंग का चमचम करता हुआ दिल वाला लॉकेट रखा था। फजर ने वह उंगली की मदद से उठाया। लॉकेट उसके सामने था। आंखों में पसंदीदगी ठहरी। उसे वो बेहद खूबसूरत लगा। लॉकेट को वापस अपनी जगह पर रखे। उसकी नज़रें छोटे कार्ड पर गईं। आंखों में एक बार फिर सवाल उभरा, अब ये क्या था? हैरानी से लब्बा किए उस नन्हे से कार्ड को 2 उंगली की मदद से खोला। अंदर लिखी सतर पर वो दंग हो गई। फॉर समवन स्पेशल हु इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। फजर उस 10 हरफे सतर को न जाने कितनी बार पढ़ चुकी थी। उसे पढ़ते हुए सबसे पहले हैरानी हुई, फिर दिल में अजीब सा कुछ महसूस हुआ। तीसरी बार दिल कई बार जोर से धड़कने लगा और आखिरी बार उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी जिससे वो भी गाफिल थी। अगले दिन फॉक्सी आरामदेह अंदाज में सोफे पर पाँव ऊपर किए बैठी हुई थी। उसके इर्द गिर्द काफ़ी सामान फैला था जिसे समेटने की कतन कोशिश नहीं की थी। हाथों को आपस में बांधे किसी सोच में गुम थी। तभी उसका मखसूस मुलाजिम सर झुकाए हुए आया। उसके हाथ में सफ़ेद कागज़ में लिपटा कुछ था। चेहरे पर गहरा डर देखने को मिला। तीखे नकोश वाली लड़की ने तंबी से देखा, अब बोलने का इरादा है तुम्हारा या नहीं? मुलाजिम ने झिझकते हुए सर उठाया और वो कागज़ में लिपटा हुआ लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। मैं मैडम, ये किसी ने आपके लिए दिया है। फॉक्सी ने जांच पड़ताल करती नज़रों से उस बढ़े हुए हाथ को देखा। फिर वो कागज़ उसके हाथ से उचके हुए उसे जाने का इशारा दिया। सफ़ेद नाखून वाली उंगली से उसने एक सिरा फाड़ा। तभी उसमें से एक मुड़ा थोड़ा सा कागज़ निकला। उसने सोचती नज़रों से उस तरफ देखा, फिर बगैर वक्त ज़ाय किए अपनी आंखों के सामने वाक़या सफ़ेद कागज़ पर कोयले की स्याही से लिखी हुई सतर पढ़कर दंग हुई। आंखों में गहरी हैरानी ने जन्म लिया। वो ना जाने कितनी बार उस पैगाम को पढ़ चुकी थी। उसे अंदाज़ा नहीं हुआ था, शायद वो गिनती भूल रही थी। सियाह आंखों ने एक बार फिर स्याही में लिपटे हुए लफ्ज़ों को पढ़ा, तुम लोगों को स्टॉक करती हो, आज से मैं तुम्हें करूंगी। कागज़ तय किया और सोचने पर मजबूर हुई कि आखिर कौन हो सकता है ये इंसान। उसका सुकून एक ही लम्हे में गारत हो चुका था। वो अपनी जगह से उठकर इधर उधर टहलने लगी और ठीक उसी वक्त जहन में एक बात उजागर हुई। सांस रुक रुक कर आई। चेहरे पर हाथ फेरते हुए बड़बड़ाने लगी, कल फजर जुल्फ़िकार रिहाब सेंटर से रिहा हो चुकी है और लेटर आज मिला है। वो उन दोनों बातों को आपस में जोड़ने लगी। उसका ध्यान बार बार फजर की तरफ लपक रहा था। कहीं ये खेल उसी का तो नहीं रचाया हुआ। लेकिन फजर कैसे भेज सकती है? यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ मिसिंग है। कम ऑन फॉक्सी, अपने चालाक जहन को दौड़ाओ। उसी पल मंजर चश्म पर मंजर हाइल हुआ।
آج وہ بڑی خوش تھی اور اپنی خوشی میں جھومتے ہوئے اس نے اس کمرے کی جانب قدم بڑھائے جہاں لڑکیاں ہوش و حواس سے بے گانہ ہو کر ایک دوسرے پر لڑک رہی تھیں۔ ان میں سے ایک وہ بھی تھی، شہد آنکھوں والی۔ سب لڑکیوں کی بھیڑ میں مکمل بے ہوش۔ فاکسی نے سیاہ ماسک کے حالے میں مسکراتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کے ہاتھ میں چاقو آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ فجر کے سامنے کچھ فاصلے پر بیٹھی اور اس کے چہرے کو آنکھوں میں قید کیے ہوئے بولی، سوچا نہیں تھا تمہیں یہاں پا کر میں اتنی زیادہ خوش ہوں گی کہ میرا دل کرے گا ان ساری لڑکیوں کو رہا کر دوں، پر میں ایسا نہیں کروں گی۔ کیوں؟ اس کا مجھے نہیں معلوم۔ کچھ پل اس چہرے کے گرد اپنی سیاہ آنکھیں گاڑی رکھی۔ کاش تم اس وقت مجھے سن سکتی فجر، افسوس ہو رہا ہے، مگر کیا کروں، مجھے یہ ہر حال میں کرنا تھا۔ کس کے لیے؟ یہ میں نہیں بتاؤں گی۔ چمکدار چاقو اس کے گال پر چبھویا اور اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن نگاہیں اب بھی اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ تم سے میری جگہ پر مل کر اچھا لگا فجر ذوالفقار، امید ہے ہماری یہ ملاقات آخری ہو۔ چہرے نے ایک بار پھر گہری فاتحانہ مسکراہٹ کو چھوا اور پھر قدم واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھائے۔ منظر جھٹکا تو خود کو اپنے گھر میں پایا۔ اپنی نظر اس کاغذ پر جمائی اور یکسوئی سے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، کیا فجر بے ہوشی کا ناٹک تو نہیں کر رہی تھی؟ اس بات کو سوچتے ایک دم سے اس کا دل ڈوبا تھا۔ آئرہ فجر سے ملنے گھر آئی تھی تو وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں کل والے کپڑوں میں ہی موجود تھی۔ اس کے ہاتھوں میں وہی ڈائری تھی جس میں اکثر وہ کچھ نہ کچھ لکھتی تھی۔ کیا حال ہے؟ آئرہ اس کے سامنے بیٹھی تو وہ چونک اٹھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کب آئی؟ فجر نے ڈائری پڑھے کی اور اسے دیکھنے لگی۔ جب تم اپنا می ٹائم انجوائے کر رہی تھی تب؟ آئرہ مسکرائی، پھر پوری نظر کمرے میں گھمائی۔ کمرے کے کونے پر ابھی بھی کچھ سامان بکھرا تھا۔ تم نے ابھی تک اپنا سامان بھی ترتیب سے نہیں رکھا، کتنی کامچور ہو۔ پلنگ سے اٹھی اور پھر سامان جگہ پر رکھنے لگی۔ کمرے کا ماحول درست نہ تھا، اسی لیے آئرہ نے کچھ بہتر بنانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اپنی آنکھوں کا رخ فجر کی جانب کیا اور پھر اس کی آنکھوں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ رامز کے مخصوص میز پر نظریں گاڑی ہوئے بیٹھی تھی۔ فجر نے آئرہ کی نگاہوں کو اپنے اوپر محسوس کیا۔ یہ رامز کی پسندیدہ جگہ تھی۔ وہ جب بھی اسکول سے آتا اپنا ہوم ورک لے کر ادھر بیٹھ جاتا۔ میں زیادہ گھر میں ہوتی نہیں تھی، میرا بچہ کبھی کبھی اکیلا بھی بیٹھ جاتا تھا۔ وہ بالکل نہیں ڈرتا تھا۔ میں اسے کہتی تھی صدف خالہ کے گھر چلے جاؤ، لیکن وہ نہیں جاتا۔ آئرہ اپنا کام روکے اسے سننے لگی جیسے سب سے ضروری کام ہو۔ آئرہ اس سے ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی، مگر نہ جانے کون سی طاقت تھی جو اسے بولنے سے روک رہی تھی، لیکن بالآخر لفظ زبان پر آ چکے تھے۔ فجر، تمہارے بابا؟ جان بوجھ کر آدھا سوال چھوڑ دیا اور سر جھکا کر کپڑے طے کرنے لگی۔ بابا اس شہر میں نہیں ہے۔ آئرہ کو محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری سیل کسی نے اس کے اوپر سے ہٹا دی تھی۔ کیا تمہیں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ رامز کا قتل بابا نے کیا؟ آئرہ نے اپنا رخ پیچھے کیا تو فجر آنکھوں میں آنسو لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آئرہ نے سب کام پشے پش ڈالے اور اس کی طرف بڑھی۔ ہاں، تمہیں یاد نہیں؟ ہبا نے ہمارے سامنے ہی کہا تھا۔ فجر تلخ انداز میں ہنسی۔ جھوٹ بولا تھا اس لڑکی نے، سراسر الزام تھا بابا پر۔ میرے بابا کیسے بھی ہوں، لیکن کم از کم وہ ایک ننھی سی جان کو قتل نہیں کریں گے۔ آئرہ نے لب بھیج کر سر جھکایا۔ انہوں نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ برا کیا، تمہیں مارا پیٹا، بے گھر کیا، لیکن تم اب بھی انہی کی طرفداری کر رہی ہو۔ کیا تم ان کے دیے سارے زخم بھول چکی ہو؟ فجر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، مجھے سب یاد ہے۔ میں ان کی دی ہوئی تکلیف پر آج تک تڑپ رہی ہوں، سسک رہی ہوں۔ ان کے دیے ہوئے زخم آج تک میرے جسم پر موجود ہیں، انہیں بھولنا میرے بس میں نہیں۔ پر ایک چیز ہے جو میں یقین کے ساتھ کہوں گی، بابا کبھی بھی قتل نہیں کر سکتے۔ آئرہ کچھ پل اسے دیکھے گئی۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ فجر نے اپنی ڈائری اٹھائی اور اسے دیکھتے پنے پلٹنے لگی۔ کیا؟ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ بات حاشر سے منسلک ہے۔ فجر چوکی اور ڈائری واپس جگہ پر رکھی۔ بے اختیار اسے آخری ملاقات یاد آئی۔ کیا ہوا انہیں؟ کیا وہ ٹھیک ہیں؟ اس کا دل دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلی توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ آئرہ دیکھ رہی تھی حاشر کی وجہ سے وہ کتنی فکر مند ہوئی تھی۔ کچھ آگے ہوئی اور دھیرے سے اس کے ہاتھ تھامے۔ فکر مت کرو، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ میں کہہ رہی ہوں وہ تمہیں پسند کرنے لگے ہیں، یا شاید پسند سے بڑھ کر کچھ ہے۔ فجر غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا وہ اس سے غافل نہیں۔ تمہیں کیسے پتا؟ آئرہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا۔ مجھے تابش نے بتایا تھا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم بھی انہیں پسند کرنے لگی ہو۔ فجر اپنی جگہ سے اٹھی اور رامز کی میز کے پاس آئی۔ کچھ دیر لب مکفل رہے،
आयरा सब जान चुकी थी, मगर इतनी जल्दी वो भी एतराफ़ नहीं करने वाली थी। तुम्हें शायद कोई गलतफ़हमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। और पसंद का क्या है? मुझे आज तक मेरी पसंदीदा चीज़ मिली है जो। अपनी बात बीच में ही रोकी। आयरा ने उसकी तरफ आते हुए हाथ दोबारा थामे। फजर सर झुकाए हुए खड़ी रही। वो कोई चीज़ नहीं, जीता जागता सांस लेता इंसान है यार। फजर ने सर झटका, अपने हाथ छुड़ाए और वापस पलंग की तरफ बढ़ी। तुम समझ क्यों नहीं रही फजर? हाशिर एक अच्छा शौहर साबित होगा। देखना वो तुम्हें बेइंतहा खुश रखेगा। मैं जानती हूँ तुम्हें इतनी मोहब्बत देगा कि तुम अपनी सारी तकलीफ भूल जाओगी। आयरा ने वहीं पर खड़े उसे मुखातिब किया। वो मुड़ी और तकलीफ दे लहजे अपनाया। वो तो मुझे खुश रखेंगे, मोहब्बत करेंगे, मगर क्या मैं उन्हें खुश रखूंगी? बोलो। आयरा को उसकी आवाज़ में दर्द महसूस हुआ, कभी ना ख़त्म होने वाला दर्द। वो उसकी तरफ बढ़ी और उसे कंधे से थामा। तुम्हें क्यों लगता है तुम उन्हें खुश नहीं रखोगी? शायद आंखों से एक कतरा गिरकर ज़मीन पर जज़ब हुआ। उसने आयरा को दूर किया, फिर पलंग पर गिरने के से अंदाज में बैठी। मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तुम्हारे उन सवालात का जवाब नहीं दे सकती। खुदारा मुझे बख्श दो। वो सर थामे हुए ज़ारों कतार रोने लगी थी। आयरा खामोशी से ये सब देखती रही और सोचने लगी कि आहिस्ता आहिस्ता वो भी दोबारा हाशिर के बारे में सोचने लगेगी। दिल से। गुलाब के फूलों की सोनी सी महक हवाओं को मुअत्तर कर रखा था। उनके बीच में वो खड़ी थी, सफ़ेद मटियाले रंग के शलवार कमीज में मलबूस, बाल दाएं कंधे पर फैलाए। वो किसी गहरी सोच का शिकार लग रही थी। ताबिश पुलिस यूनिफॉर्म पहने थाने जा रहा था। तब उसकी नज़र गार्डन में खड़े हुए आयरा पर पड़ी। कुछ सोचा, फिर कदम उसकी तरफ बढ़ाए। आयरा को उसकी मौजूदगी का एहसास जागा तो उसकी तरफ अपने नज़र की। क्या हुआ? किन सोचों में गुम हो? ताबिश की आवाज़ ने माहौल में बसी हुई खामोशी को तोड़ा। आयरा ने पूरा रुख उसकी जानिब किया और माथे पर बल सजाए। मैं फजर की वजह से परेशान हूँ बस। ताबिश ने इस्बात में सर हिलाया। उनके लिए परेशान होना तुम्हारा बजा है। वो दोस्त है तुम्हारी, लेकिन एक बात को ध्यान से सुनो। वो अब उन सब से निकलना चाहती हैं। उन्हें कुछ पल अकेले गुजारने दो। आयरा ने उसकी बात खामोशी से सुनी। लेकिन आखिर कब तक? ताबिश कुछ पल उसे देखे गया, फिर कुछ सोचा। वक्त लगेगा। बाज़ों का हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर सब्र से काम लेना होता है। बस तुम भी यही करो और उनके लिए दुआएं करो कि वो जल्द उन सब से निकल जाएं, जो कि उनके लिए तो मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। आयरा कुछ पल उसकी हेजल आंखों में देखते सोचने लगी, ये कितनी अच्छी बात कर रहा था। उसे उसका ख्याल क्यों करना आया? जब ताबिश ने आयरा को दोबारा सोचों के भंवर में डूबते देखा तो गोया हुआ। क्या तुम कल के दिन में उससे मिली थी? सुस्त अंदाज में सर हिलाते हुए जवाब दिया। हाँ, मैं गई थी उससे मिलने। उसने अपने हाथों पर नजरें गाड़ी। कैसी तबीयत है उनकी अब? ताबिश ने सवालिया नजरों से पूछा। बेहतर है, बात नहीं कर रही, बस खामोश रहने लगी है। मैं कुछ पूछ लूँ तो उसका जवाब दे देती है, वरना। ताबिश खुले आसमान को देखने लगा। मैंने अभी कहा ना, वक्त लगेगा, लेकिन संभल जाएंगी वो। आयरा ने आंखों में उमड़ते हुए आंसू को बमुश्किल रोके और इस्बात में सर हिलाया। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं भी अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में जितने भी बुरे हालात हैं वो सब ठीक हो जाएं। आयरा ने अपनी नज़रों का रुख गुलाब की पंखड़ियों पर मरकूज किए कहा तो ताबिश की आवाज़ उसके कान में सुनाई दी। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आयरा ने पंखड़ियों से नज़र हटाकर उसकी जानिब देखा और मुस्कुरा दी। समी आजकल अपने आसपास बहुत बदलाव महसूस कर रहा था। बदलाव भी ऐसा कि उसे फरामोश किया नहीं जा सकता था। वो देख रहा था, फॉक्सी अब उसे ज़्यादा मुखातिब नहीं किया करती थी। इस सब की वजह उसे पिछले 5 माह से हादी लगा था। उसे पूरा यकीन था हादी ने ही फॉक्सी को वर्गलाया है। आज उसी चीज़ को जानने के लिए उसने किसी को बुलवाया था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो आने वाले को इजाज़त दी। जी समी भाई, बुलाया था आपने? वो उसके सामने हाथ बांधे खड़ा हुआ। हाँ, बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो आदमी बैठा तो समी आगे हुआ। क्या 5 महीने कबल मेरी गैर मौजूदगी में कुछ ऐसा हुआ था जिसका मुझे मालूम नहीं? आंखें उसकी आंखों में डाले हुए बगैर पल के झपके बोला। वो आदमी कुछ पल तो गड़बड़ाकर उसे देखे गया। बोलो राफे, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। भाई मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। उस आदमी की आवाज़ देखकर ही वो जान गया था कि कुछ छुपा रहा है। यानी मेरा शक सही था, तुम जानते हो सब कुछ, क्योंकि जब ये बात हो रही होगी तुम ज़रूर आसपास होंगे। राफे नामी आदमी उसे देखे गया। उसे अपनी मौत सर पर खड़ी महसूस हुई। शराफत से बता दो राफे, वरना तुम मुझे जानते हो बात की खाल कैसे निकालनी होती है।
समी की आंखों में अब के अजीब सा तासुर था। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, पर जब मैं वहाँ खड़ा था, वो हादी मोबाइल हाथ में पकड़े हुए मैडम को कुछ दिखा रहा था। वो दोनों सरगोशी में बात कर रहे थे, इसीलिए पता नहीं चल सका कि मौजू क्या था। राफे ने बिल्कुल इस तरह सर झुकाया जैसे कोई मुजरिम अपना जुर्म कबूल करते ही झुकाता है। समी के लब मुस्कुराहट में डले। जिस बात का शक था उसकी तस्दीक हो चुकी थी। जाओ राफे, तुम्हारा काम पूरा हुआ। तुमने मुझे खुश कर दिया आज। राफे अजीब नजरों से देखे गया। वो अभी तक समी की कोई बात समझ नहीं सका था। समी ने उसे जाने का इशारा किया तो वो चला गया। अब कमरे में बस समी था। उसे आगे आने वाले दिनों में अब एहतियात बरतनी थी, क्योंकि फॉक्सी से बैद नहीं था कि कुछ भी हो सकता था। आसमान आज फिर अब्र आलूद था। वक्फे वक्फे से होती बूंदाबांदी ने जोर पकड़कर बारिश की शक्ल इख्तियार कर ली थी। नवंबर का महीना इख्तिताम को था, मगर कराची में सर्दी न होने के बराबर थी। आयरा हॉस्पिटल से सीधा फजर की तरफ आई थी। हाथ में पकड़ा हुआ छाता जमीन पर रखा और अब वो उसे अपने साथ शॉपिंग मॉल चलने के लिए मना रही थी। मुझे नहीं पता तुम जा रही हो मेरे साथ, वो नाराज लहजे में बोली तो फजर उसे एकटक देखे गई। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। बोलो बोलो। आयरा खुशी से उछल पड़ी थी। आखिरकार अनथक मेहनत के बाद फजर मान चुकी थी। तुम ज्यादा वक्त नहीं लोगी? फजर ने तंदुरी से देखा। आयरा मुस्कुराने लगी। अब जब बंदा शॉपिंग पर जाता है तो टाइम जरूर लग जाता है, लेकिन चलो ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। फजर उसे घूरते हुए उठी और तैयार होने चली गई। कुछ पल बीते तो वो दोनों शॉपिंग मॉल में मौजूद अपने हाथों में बैग्स पकड़े हुए साथ साथ चल रहे थे। फजर की याददाश्त में बेइख्तियार ही वो दिन गुजरा जब वो हिबा के साथ आई थी। उसे तब नहीं मालूम था उसके बाद वो दोबारा जा भी पाएगी या नहीं, उसे जिंदगी मोहलत देगी या नहीं, लेकिन उसकी किस्मत ने साथ निभाया और आज वो यहाँ मौजूद थी अपनी दोस्त के साथ। आयरा ने उसकी आंखों में देखा तो वो उसे खोई खोई सी महसूस हुई। उसके सामने चुटकी बजाई तो फजर हाल में आई। मुझे बहुत भूख लग रही है, चल चल कर, चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। फजर की सुने बगैर उसे अपने साथ घसीटते हुए ले जाने लगी। दोनों एक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठी खाना खाने के साथ बातें कर रही थी। उनका सामान मेज पर ही धरा था। उन दोनों से कुछ फासले पर एक आदमी अपनी मुकम्मल फैमिली के साथ बैठा था। वो लोग खुश असलूबी से आपस में गुफ्तगू करने में मगन थे। तभी मर्द सरपरस्त की नजर उन दोनों लड़कियों पर पड़ी और एकदम से उसके चेहरे पर सिकता तारी हुआ। उसे महसूस हुआ जैसे गाड़ियों से भरे हुए रोड पर उसे कुचल दिया गया हो। उसे यकीन करने में दुश्वारी का सामना हुआ। वो बगैर आंखें झपके उनको देखे गया। वो यकीन करने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने बैठी औरत ने अजीब सी नजरों से देखा। समी, क्या हुआ, सब ठीक है? समी ने बेयकीन नजरों से अपनी बीवी को देखा और नफी में सर हिलाने लगा। फजर आंखों से कुछ फासले पर मौजूद दो लड़कियों की तरफ इशारा किया। वहां फजर बैठी है। लबों से बमुश्किल लफ्ज अदा हुए। जबान तालू से चिपक गई। उसे लगा अब वो कभी बोल नहीं सकेगा। उसके लबों से फजर का नाम निकला तो सायरा ने बुरा सा मुंह बनाया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अचानक से क्या हुआ है? वो क्यों इस आलीशान से रेस्टोरेंट में आने लगी? सायरा के लबों पर तमस्कराना मुस्कुराहट रहेंगी और रानिया को पिज्जा खिलाने लगी। समी अब तक वैसा ही बैठा रहा। उसके दिमाग में अपनी बीवी के अल्फाज गूंजे तो उसकी तरफ देखा। क्यों, क्या वो यहाँ नहीं आ सकती? सायरा ने आबरू उचकाए। उसकी औकात ही नहीं यहाँ आने की। मुस्कुराहट उसके लबों से जुदा होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जबान बंद रखो अपनी। मेरी बहन के बारे में अगर कुछ बोला तो अच्छा नहीं होगा। सायरा एकदम हंसी। वाह, आज बड़ा बहन पर प्यार आ रहा है जनाब को। ये प्यार उस दिन कहा था जब आपकी उसी बहन ने बहुत मिन्नतें की थी आपको घर ना छोड़ने के लिए। तब तो ये प्यार सो गया था, आज कहाँ से दोबारा जाग गया? समी का चेहरा लट्ठे के मानिंद सफेद हुआ। बहुत दिनों बाद किसी ने हकीकत से रोशनास करवाया था। बहुत देर तक सायरा की बात का जवाब न बन सका। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उस दिन अगर तुम मुझे जाने का नहीं कहती तो आज ऐसा ना होता जैसा अब हो रहा है। सायरा अपना काम भुलाए हुए उसे देखे गई। आंखों में सफाकी थी। मुझ पर इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। माना कि कहा मैंने था, मगर उस बात पर असली अमली जामा तुमने पहनाया था, क्योंकि तुम्हें उस वक्त मुल्क से बाहर जाने का शौक था। तुम ये बात अपने घर वालों को बताने से डरते थे। समी गुस्से से दबी आवाज में गुर्राया। बकवास बंद करो जाहिल औरत। सायरा मुस्कुराई। मेरी बकवास बंद करने से कुछ नहीं होगा समी जुल्फिकार, क्योंकि तुम चाहे जितना भी छुपा लो, हकीकत यही है। अपने माँ बाप से लड़कर उस दिन तुमने जिस बात में फैसला कर दिया था, जिसका अब तुम्हें यकीनन अफसोस हो रहा होगा। वो उन लफ्जों को नहीं सुनना चाहता था, मगर जबरदस्ती सुनने को मिल रहे थे। आज उसे सही मायनों में पता चला था कि वो माजी में दूसरी बार क्या संगीन गलती कर चुका था।
अगर मालूम होता तो शायद आज वैसा नहीं होता। वो सर झुकाए बैठा था। फिर कुछ ख्याल आने पर अपनी नजरें उस जानिब की और बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे उस मेज की जानिब बढ़ा। फजर बेटा। फजर की उस जानिब पीठ थी, मगर वो अच्छी तरह से उस आवाज को पहचान गई। उस आवाज को वो हजारों में भी पहचानने का दावा करती थी, क्योंकि यह उसके जान से प्यारे भाई की आवाज थी। जानी पहचानी आवाज को सुनकर वो मिट्टी का मुजस्मा बनी। आंखें हैरत से फैली, हाथ कपकपाने लगे। जिस दिन में जान न रही, आहिस्ता से वजूद आवाज के ताकुब में क्या। आयरा खामोशी से फजर को देखे गई, मगर उसे मुखातिब करने की हिम्मत न कर सकी। कैसी हो फजर? आहिस्ता आहिस्ता उसकी सख्त वजूद में जान आने लगी। उन आंखों में देखा जो हूबहू उसी की तरह थी, शहद जैसी। उसे समी की आंखों में कर्ब, नदामत, सब कुछ एक साथ नजर आया। समी की तरफ देखते वो मुखातिब आयरा से हुई। ऐसे में सख्ती थी जिसे समी ने अच्छे से भांप लिया था। चलो आयरा, हमें देर हो रही है। समी का चेहरा एकदम से बुझ गया। फजर आयरा का हाथ थामे हुए चली गई, तो वो भी सुस्त रफ्तार से कदम बढ़ाते हुए अपनी मेज की तरफ आया। सायरा उसके चेहरे को देखते हुए हंस पड़ी। क्या हुआ? बहन ने बात नहीं की जान से प्यारे भाई से? अफसोस हुआ। सायरा को सख्त घूरी से नवाजा। उसी वक्त एक ख्याल उसके जहन में उजागर हुआ और वो फौरन उस जानिब दौड़ा जहाँ से वो गई थी। बाहर आकर यहाँ वहाँ निगाह दौड़ाई। समी जिसकी तलाश में था वो तो कब की जा चुकी थी। बेइख्तियार आंखों में नमी लिए आसमान की तरफ देखा और गहरे सांस भरने लगा। उसने हजारों बार किया हुआ एतराफ दोबारा किया। उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी, जिसका अदराक अब हो चुका था। वो अपने कमरे की बालकनी में सफ़ेद शर्ट के साथ ट्राउज़र पहने रेलिंग से टेक लगाए हुए खड़ा था। हाथ में गर्मा गर्म ब्लैक कॉफ़ी का मग था। चेहरे के तासुरात कुछ अच्छे ना थे। अपने आप पर उसे बहुत गुस्सा था उस दिन से। रात की रानी ने चारों ओर राज किया था, इसीलिए कॉलोनी में मुकम्मल खामोशी का समा था। गली में मौजूद तमाम घरों की बत्तियां बंद थीं, सिवाय उस कमरे की। फजर को रिहाब सेंटर से आए हुए हफ्ता होने को था। वो उस दिन के बाद से अभी तक मिल नहीं सका था, दिल के हजार बार चाहने के बावजूद भी नहीं। उसे लगा वो जल्दबाजी में कुछ गलत कर बैठा है, जिस पर अब अफसोस हुआ था। आखिर क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्या सोचती होगी फजर उसके बारे में? एक नंबर का गधा ना हो तो। जल्दबाजी में कुछ फैसले करने वालों के काम हमेशा खराब हो जाते हैं। ये वो अच्छी तरह से जान गया था। उसे अंदाजा हो गया था कि वो जज्बात में आकर मजबूर होकर गलती कर बैठा है। अंदर ही अंदर शर्मिंदा हुआ। खुद को कोसने में मगन था, जब एक ख्याल जहन में लपका। क्या फजर ने उसका दिया गिफ्ट खोला होगा? उसने कहा था जब वो खोलेगी तो बता देगी। एक मिनट, अगर उसने खोला ही ना हो तो? ये सोचते ही उसे अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिल ने आवाज लगाकर उसे तसल्ली दी। कुछ मुतमईन हुआ, मगर फिर भी कमरे में आया। हाथ में पकड़ा हुआ मग साइड टेबल पर रखा और मोबाइल उठाते कुछ ढूंढने लगा। क्या पता फजर ने उसे पैगाम भेजकर बता दिया हो, जो उसने देखा ही ना हो, मसरूफियत की वजह से। पहले व्हाट्सएप खोला, कोई पैगाम ना था। मैसेजेस ऐप खोली, वहाँ भी कुछ ना था। एकदम ही कमरे में तनाव महसूस हुआ। हाशिर ने ताबिश की चैट खोली, फिर स्क्रीन पर उंगलियां चलाते हुए लिखने लगा। क्या फजर ने तुमसे या आयरा ने कुछ बात शेयर की, किसी गिफ्ट के मुतालिक? जवाब फौरन मौसूल हुआ। नहीं, मगर क्यों, क्या हुआ है? हाशिर ने लंबी गहरी सांस भरी। नहीं, कुछ नहीं, गुड नाइट। मैसेज टाइप करके भेजा, तभी स्क्रीन पर एक पैगाम उजागर हुआ। ओके। हाशिर ने देखकर स्क्रीन तारीख की और पलंग पर लेट गया। सोचों पर अब भी फजर छाई हुई थी। उन्हीं सोचों में गुम वो कब नींद की वादियों में डूबा पता ही न चला। आसमान पर बादल छाए हुए थे। सूरज अपने आखिरी सफर पर था। पेड़ पर पत्ते हवा के दोस्त पर झूल रहे थे। नीचे लोगों और गाड़ियों के हुजूम को हाशिर कुर्सी पर बैठे हुए कद आवत खिड़की से देख रहा था। मेज पर ब्लैक कॉफी का आधा मग और सामने ही लैपटॉप खुला पड़ा था, मगर उसका दिल काम में नहीं लग रहा था। आंखों में गहरी उलझन रही। वो फजर से मिलने का बहाना ढूंढ रहा था, मगर कोई सिरा हाथ न लगा था। तभी दिमाग ने तरकीब देना शुरू की, और जो तरकीब उसे पसंद आई वो उस पर फौरन ही अमल दरामद करने लगा। इंटरकॉम उठाया, कुछ अल्फाज कहे, फिर इंटरकॉम मेज पर रखा और पुरसुकून होते हुए कुर्सी से टेक लगा ली। लबों पर अब मुस्कुराहट तैरने लगी। लैपटॉप अपनी तरफ किया, फिर खटाखटी उंगली चलाते हुए काम करने लगा। फजर अपने कमरे में घर के आराम कपड़ों में मौजूद थी। अंदाज कुछ खोया खोया सा था। वो यहाँ होकर भी नहीं थी। रामिस की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब भी उसके हाथ में रामिस की तस्वीर थी, मगर आज वो खामोश थी, चुपचाप, बस उन आंखों में देख रही थी जो कभी उसके जीने का बास बनी थी।
पलंग पर पड़ा हुआ मोबाइल बजा तो तस्वीर से तवज्जो हटी। मोबाइल उठाकर देखा तो स्क्रीन पर ऑफिस कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो हैरान हुई, बनता भी था। काफ़ी अरसे बाद उस नंबर से कॉल आ रही थी। सब्ज बटन ऊपर किया और मोबाइल कान से लगाया। अस्सलामुअलैकुम मिस फजर, मैं कनवल बात कर रही हूँ। क्या आप कल ऑफिस आ सकती हैं? कनवल के लहजे में कुछ ऐसा था जिसके बिना पर फजर पूछे बिना न रह सकी। वालेकुम अस्सलाम, क्यों, क्या हुआ, खैरियत? चेहरे पर गहरे तशवीश के असरात थे। वो उठी और चक्कर काटने लगी। सर हाशिर ने कुछ पुराने पेपर्स मांगे हैं जो सिर्फ आपके पास हैं, उन्हें वो कल चाहिए। कनवल का इतना कहना था। फजर ने फौरन उसके सामने हल पेश किया। ठीक है, वो आई थिंक मेरे पास हैं, मैं उन्हें मेल कर दूंगी। कनवल ने उसकी तरदीद की। नहीं, सर ने कहा है आपको आना होगा। फजर परेशान हुई और उसी परेशानी के साथ जवाब देने की ठानी। क्या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? नो, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। उस जवाब पर फजर के तासुरात मुअत्तिल हुए। कुछ देर सोच विचार के बाद लब खोले। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं आ जाऊंगी। जवाब सुनते ही कॉल मुंतका कर दी गई। फजर ने दोबारा मोबाइल पलंग पर पटका और कल के लिए कपड़े देखने लगी। आयरा अपने कमरे में मौजूद मेज पर सर झुकाए हुए किताब पढ़ने में मगन थी। उसके लबों पर हल्का सा तबस्सुम बिखरा था, शायद किताब पढ़ते हुए या किसी को सोचते हुए। लेकिन आखिर किसको वो इतना सोच रही थी जिसकी वजह से लब मुस्कुराने पर मजबूर थे? उस सवाल का जवाब भी बस उसी के पास था। रेशमी बाल पुश्त पर फैले थे जो बार बार फिसल कर किताब पर गिर रहे थे, जिनकी वजह से उसे किताब पढ़ने में खलल पैदा हो रहा था। बाल कान के पीछे उड़ से और किताब पर दोबारा झुक गई। उसी वक्त उसकी नज़र किताब में लिखी हुई सतर पर पड़ी। बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि हम बगैर सोचे समझे उस शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं होता। आज मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि मैं उस शख्स से शदीद मोहब्बत कर बैठूंगी। आयरा को लगा जैसे ये सतर उसी के लिए लिखी गई है। एक झटके में किताब बंद की और सामने दीवार की तरफ देखा। लब आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे। बहुत पहले सुना था कि किताब में जो लिखा जाता है वो फर्जी होता है, इससे हकीकत का कोई लेना देना नहीं। आज मैं उन कहने वालों से कहना चाहती हूँ, नहीं, इन किताबों में कभी कभार हकीकत भी आया हो जाती है, जैसे आज मेरी हुई। जिस चीज़ को वो पिछले कुछ दिनों से नज़रअंदाज किए हुए जा रही थी, आज वही एक बार फिर किताब की शक्ल में उसके सामने थी, इतनी कि वो उसे नजरें भी नहीं चुरा पा रही थी। अपनी सोचों में इतनी डूबी कि उसे बजते हुए मोबाइल की आवाज़ ने वापस हकीकत की दुनिया में दाखिल किया। मोबाइल उठाया और देखा तो ताबिश की कॉल थी। वो हैरान कम परेशान ज़्यादा हुई। मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आते हुए वक्त को देखा। रात के 2:30 बज रहे थे। इससे कबल कॉल मुंतका होती जल्दी से उठा ली। तुम कल जल्दी घर आ सकती हो? दिल में परेशानी ने अपना डेरा बसाया। लब आपस में पेवस्त हुए। क्यों, सब खैरियत तो है? तुम ठीक हो? ना जाने क्यों अजीब से ख्यालात आ रहे थे। क्या वो ठीक था? उसे कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, मुझे क्या होना है, मैं तो इसलिए कह रहा था कि कल मैं किसी काम से ज़रा जल्दी निकलूंगा घर से। इस दौरान मेरी माँ अकेली होंगी, इसीलिए मैंने पूछा है। आयरा ने भारी सांस खारिज की। शुक्र है वो ठीक था। मैं कोशिश करूंगी जल्दी आ सकूं। इससे ज़्यादा कुछ न कहा गया। ताबिश ने कुछ देर इंतज़ार किया। सुनो, क्या सब ठीक है? तुम घबरा क्यों गई थी? उसे गहरी तशवीश ने घेरा। आयरा ने सर झटका और कहने लगी, नहीं, वो तुमने गलत वक्त पर फ़ोन किया था, इसलिए मैं डर गई थी, मुझे लगा कहीं तुम। अपनी बात बीच में ही छोड़ दी। ताबिश चीखा। क्या तुमने मेरा अंजाम इमेजिन कर लिया था? ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। माना क्या हमारी दुश्मनी है, बट मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे। ओ एम जी। आयरा हंसी। तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया, देखना मैं इस चीज़ का बदला लूंगा। अपनी बात के इख्तिताम पर वो भी हंस दिया। आयरा का दिल क्या वो उसी तरह हंसता रहे और वो सुनती रहे। उसके नसीब में मोहब्बत जैसे एहसासात ने जन्म लिया था। अब उसका अंजाम क्या होना था ये तो वक्त पर ही पता चलना था। हाशिर के कमरे में उस वक्त बस एक ही बत्ती जली हुई थी और वो खुद अलमारी के पट खोले हुए और अपनी शर्ट्स की भरमार को इधर उधर करने में मगन था। अभी तक कोई भी उसकी पसंद पर नहीं उतरी थी। चेहरे पर झुंझलाहट वाज़ेह थी। ना जाने क्यों था ऐसा। वो अपने काम में मसरूफ था, तभी अकब से मोबाइल बजने की आवाज़ आई। आबरू उसकाते हुए गुस्से से वो पलंग की तरफ आया और झुककर मोबाइल उठाया जिस पर सफ़ा कॉलिंग लिखा था। उसे ताज्जुब हुआ, सिफा क्यों उसे कॉल कर रही थी। कॉल यस करते हुए मोबाइल कान से लगाया। अस्सलामुअलैकुम। सिफा की हसास बसास आवाज़ कमरे की तन्हाई में गूंजी। वालेकुम अस्सलाम सिफा, तुमने इस वक्त फ़ोन क्यों किया, खैरियत? हाशिर को इस तरह रात के इस वक्त सिफा का कॉल करना कुछ अजीब सा लगा था।
मगर यह उसके सामने जाहिर नहीं किया। क्यों, क्या मेरा कॉल करना तुम्हें बुरा लगा? क्या मैं कॉल नहीं कर सकती? हाशिर को लगा सिफा ने उसकी बात का बुरा मनाया है। नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तुम बोलो, कॉल क्यों की थी तुमने, कोई काम था? हाशिर मोबाइल कान से लगाए हुए वापस अलमारी की तरफ आया। काम तो कोई नहीं था, अलबत्ता मुझे कुछ कहना था। वाकई आवाज में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से हाशिर के चेहरे पर परेशानी उभरी। हाँ बोलो, क्या बात है? अलमारी से स्याह रंग की ड्रेस शर्ट निकाली और उसे पुरसोस नजरों से देखने लगा। उसे वो कल के लिए भली लगी। वो शर्ट लिए पलंग के पास आया, पलंग पर रखी। तुम्हें याद होगा तुम्हारी बर्थडे वाले दिन मैंने साथ डिनर करने का कहा था। हाशिर के जहन में वो लम्हा उजागर हुआ। हाँ, मुझे याद आया। कुछ पल खड़े होकर उस मंजर को याद करने की कोशिश की। काफी देर जहन पर दस्तक देने के बाद याद आया था। फिर हवास बहाल किए और कॉफी मेकर के पास आया। सो फिर कल कहीं चलें किसी रेस्टोरेंट में, जहाँ सिर्फ हम दोनों हो, हमारे अलावा कोई और ना हो। हाशिर के हाथ साकित हुए। वो समझ गया था उसके क्या इरादे हैं। खामोशी से सिफा की बात सुनने में ही इत्तफा किया। कल तो मुमकिन नहीं होगा क्योंकि कल ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग है। अपनी बात कही और कॉफ़ी कप में उंडेली। अच्छा, किससे? मुझे बताया भी नहीं। उसे लगा सिफा उदास हुई है उसकी बात से, क्योंकि उसकी आवाज़ में अचानक ही कुछ उदासी छा गई थी। बस है एक इंसान से, तुम नहीं जानती उसे। कॉफ़ी का घूंट भरा और शर्ट इस्त्री करवाने के लिए दे दी। ठीक है। हाशिर ने टाइम देखा, फिर अलविदाई लफ्ज़ कहे। सॉरी, इजाज़त चाहता हूँ। क्या हम किसी और दिन बात करें? मुझे कल जल्दी उठना है। सफ़ा के लबों पर तल्ख तकलीफ भरी मुस्कुराहट उभरी। ओके, फिर बाद में बात होगी। कॉल मुंतका हो चुकी थी तो हाशिर ने गहरी सांस भरी, कमरे की बत्ती बुझाई और सोने लगा। बादल बरसने को तैयार थे, सर्द हवाएं चल रही थीं। ऐसे में वो मौसम की शिद्दत को भाते सफ़ेद फुल आस्तीन वाली फ्रॉक के ऊपर स्वेटर पहने 5 माह बाद ऑफिस आई थी। जैसे ही कदम रखा, सबने कंप्यूटर से गर्दन उठाकर सलाम पेश किया। अस्सलामु अलैकुम फजर, कैसी हो? कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? जैसे सवाल पूछे गए। उसने सर हिलाकर मुस्कुराते हुए सबका जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अपनी खैरियत बताकर उन सब की खैरियत दरियाफ्त करनी चाहिए। हम भी ठीक हैं, जैसे जवाब मौसूल हुए। उसी वक्त कनवल उसके सामने आकर खड़ी हुई। फजर, आपको सर याद कर रहे हैं अपने कमरे में। वो सर हिलाते हुए फाइल सीने से लगाए हुए उस कमरे की जानिब बढ़ी। अंदर आई तो उसकी नजरें सीधा हाशिर पर गईं, जो वही सियाह शर्ट पहने आस्तीन फोल्ड किए हुए लैपटॉप के साथ मगन था। उसका सियाह कोट पीछे स्टैंड पर लटक रहा था। अस्सलामु अलैकुम सर। आवाज़ के ताक़ुब में नज़र उठाते हुए दरवाजे की जानिब देखा तो एकदम दिल खुश हुआ। सफ़ेद लंबा चूड़ीदार पजामे के साथ पाँव को छूता हुआ फ्रॉक, जिसके ऊपर सियाह रंग का स्वेटर था, पहने वो आज उसके रूबरू खड़ी थी। ये जानकर उसे बेइंतहा खुशी हुई। हाशिर को वो इस वक्त कोई आसमान से उतरी हुई परी लगी। वालेकुम अस्सलाम, बैठें प्लीज़। अपनी जगह से खड़े होते हुए फजर को सामने बैठने का इशारा किया। वो सर झुकाए हुए बैठी और कंधे पर लटकता हुआ पर्स ज़मीन पर धरा। फिर वो फाइल हाशिर की तरफ की। सर, ये वो पेपर्स हैं जो आपने मांगे थे। हाशिर ने झुककर वो फाइल उठाई और सफ़े पलटने लगा। उसका क्या बहाना कामदार साबित हुआ। मुझे लगा मैं इसे खो चुका हूँ, बट थैंक्स टू यू कि आपने इसे संभाल कर रखा था। शुक्रिया आपका। कुछ देर फाइल की वर्कगर्दानी की, फिर उसे बंद करते हुए सामने रखा। फजर उसकी तमाम हरकत को देखती रही। मैंने यूँ अर्जेंट बेस पर आपको यूँ बुलाया, इसके लिए माजरत। दरअसल कुछ परेशान हो गया था, समझ नहीं आ रहा था उस वक्त क्या कर रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, आपको फाइल मिल गई है, मुझे इजाज़त दें अब। उसके इस तरह से खड़े होने पर हाशिर को अपना दिल खाली होता हुआ महसूस हुआ, मगर वो किसी भी तरह से फजर को रोकना चाहता था। 1 मिनट प्लीज़ बैठें, मुझे कुछ सवालात करने थे आपसे। फजर वापस अपनी जगह बैठी और सवालिया नज़रों से उसे देखा। जी सर, कहें। पहला सवाल, कैसी तबीयत है आपकी? हाशिर ने हाथ मेज पर जमाए। फजर जो सर झुकाए हुए थी, उसके बाद पर सर उठाया। अल्लाह का शुक्र है। आप ऑफिस क्यों नहीं आ रही? उसके अचानक सवाल पर वो तजुब का शिकार हुई। क्या मेरी जगह अभी तक आपने किसी को दी नहीं? आबरू उचकाए पूछा। हाशिर उसके सवाल पर हंसा, फिर नफी में सर हिलाया। नहीं, मेरा दिल नहीं किया किसी को देने का। वो सीट आपकी थी और हमेशा आपकी ही रहेगी। फजर एक बार फिर हैरान हुई। मैं समझी थी अब तक आपने किसी को मेरी जगह दे दी होगी, इसीलिए पूछा नहीं। हाशिर कुछ पल देखता रहा। आपकी जगह न किसी को दी है और न कभी दूंगा। मैंने कहा ना,
جو آپ کا ہے وہ ہمیشہ آپ کا ہی رہے گا۔ فضر اسے کچھ پل دیکھے گئی۔ اس کے ان الفاظوں میں کچھ ایسا تھا جسے وہ سمجھ کے بھی انجان بنی رہی۔ تو بتائیں پھر کب جوائن کر رہی ہیں دوبارہ آفس؟ وہ اس کے اچانک پوچھے جانے والے سوال پر گڑبڑائی۔ میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی۔ حاشر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ جتنا چاہے وقت لے سکتی ہیں، مگر آپ کو آنا ضرور ہے، کیونکہ میں یہاں آپ کی کمی شدت سے محسوس کرتا ہوں۔ فضر کے دل نے تیزی سے رفتار پکڑی۔ حاشر چہرے پر مسکراہٹ لیے دیکھے گیا۔ سر اجازت چاہیے، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ کرسی سے اٹھی اور پرس کندھے پر لٹکایا۔ اگر برا نہ لگے تو میں ڈراپ کر دوں آپ کو؟ بھوری آنکھوں میں بدستور سوال قائم رہا۔ نہیں سر، اٹس اوکے، میں چلی جاؤں گی، لبوں پر مسکراہٹ طاری کرتے ہوئے کہا۔ حاشر نے اس بات میں سر ہلایا اور کرسی سے کھڑا ہوا۔ اللہ حافظ، خیال رکھیے گا اپنا، اور مجھے آگے کا ضرور بتائیے گا۔ فضر کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا رد عمل دیں، اسی لیے بس مسکرانے پر اکتفا کیا۔ پیچھے حاشر کے چہرے پر بھی طمانینت بھری مسکراہٹ تھی۔ دل میں سکون پیدا ہوا۔ آج اس کا دن اچھا گزرنے والا تھا۔ فضر باہر آئی تو اس کی نظر اپنے خالی کیبن پر پڑی۔ بہت سی یادیں اس کے ذہن پر اجاگر ہوئی۔ اسی وقت حاشر کے الفاظ کانوں میں گونجے۔ تو بتائیں پھر کب جوائن کر رہی ہیں دوبارہ آفس؟ جتنا چاہے وقت لے سکتی ہیں، مگر آپ کو آنا ضرور ہے، کیونکہ میں یہاں آپ کی کمی شدت سے محسوس کرتا ہوں۔ ان لفظوں کے بھنور میں اتنا کھوئی کہ وہ جان ہی نہیں سکی تھی کب لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ اس کے ارد گرد کیا کچھ ہوتا رہا، وہ اس سے انجان رہی۔ جی تو یہاں کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کا اینڈ، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعا میں یاد رکھنا۔